ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 21 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है और साथ ही साथ चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र धर्माणी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ सहयोगी दिलीप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही साथ मेरे सहयोगी अभय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी सवाल, एक बड़ा बात एक सामने रखी हमारे सामने भूपेंद्र धर्माणी साहब ने। धर्माणी साहब, चर्चा को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार एनसीआर को केंद्रीय कैबिनेट में महत्व दिया गया है जी, ये मुझे लगता है कि काफी बड़ा संकेत है मोदी सरकार। आप दिल्ली के चुनाव को लेकर कह रहे हैं? दिल्ली के चुनाव को लेकर वास्तव में, और दिल्ली के एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट है जी, उसको मूर्त रूप देने का जो उनका एक, जैसे 100 सिटी की जो बात आई है, आपको ख्याल हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो केएनपी कुंडली मानेसर और पलवल हाईवे बनना था, सुपर हाईवे, जो नहीं बन पाया पिछले 10 वर्षों में किन्हीं विवादों के कारण, वो एक अलग मुद्दा है। पर मुझे लगता है कि उसके ऊपर ही बहुत सारे डेडिकेटेड सिटी बनाने की योजना थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था और एनसीआर के अंदर ही वो आता है। दिल्ली के पूरे ट्रैफिक को बाहर निकालने के लिए जिस प्रकार नेशनल हाईवेज जोड़ने की ये योजना थी, उसको फिर विस्तारित किया गया, उसको पलवल से यूपी के जो हाईवेज हैं उसके साथ जोड़ने की भी योजना आगे फर्दर एक्सटेंड की गई। मुझे लगता है कि ये जो 5 मंत्री बनाए गए हैं एनसीआर से, आने वाले समय में जो एनसीआर का स्वरूप है वो ठोस आधार लेगा। और हमें लगता है कि जो दिल्ली का को लेकर बहुत चर्चाएं हैं कि इस प्रकार दिल्ली में वातावरण प्रतिदिन रहना दूभर होता जा रहा है, ट्रैफिक को लेकर कह लीजिए, या कंजेशन जिस प्रकार की है, उसको लेकर कहीं बहुत बड़ी योजना जो है ये मोदी सरकार की लगती है। जी, ये बात ठीक है। एक चीज बताएं, लेकिन ये धर्माणी जी की अपनी कल्पना है। चलिए धर्माणी जी कल्पना आप ये बताइए, जो है वो हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से है। आप ये बताइए अवधेश जी कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में लगातार बहुत पहले से चर्चा कि होना है। अब हो गया, होने के बाद क्या निकल के आया? मैंने आपको अपनी पहली टिप्पणी में कहा कि मेरे लिए कोई इसका एक चेहरा कि इसमें योग्यता मापदंड है, इसमें क्षेत्रीय जातीय संतुलन मापदंड है, इससे निकल के क्या आया? देखिए निकल के सियासत आगे आ रहा है, इससे निकल के एक छवि बन क्या इससे पूरे निचोड़ के अगर देखें तो निकल क्या रहा है? लेकिन निचोड़ देखेंगे तो इसमें 7-8 इसका निचोड़ है जी। पहला निचोड़ यह है कि इसका कोई भी एक निश्चित चेहरा और चरित्र हमको तलाशना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी चूंकि हम पत्रकार के नाते यहां बैठे हैं तो हमको कुछ चेहरा और चरित्र निकालना हमारी व्यवस्था है, हम उसमें से खींच के निकालेंगे। कुछ मजबूत संकेत नहीं, पहला तो उससे दूसरा ये है कि 2 नाम इसमें, खासकर सुरेश प्रभु और मनोहर पर्रिकर। मैं पहले एक यूएसपी कह रहा था, अब इसके 2 यूएसपी हो गए हैं, जैसे हमने पहले कहा कि उसके द्वारा मोदी ने आप ये कह रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में 2 यूएसपी जोड़ा गया 2 यूएसपी मनोहर पर्रिकर और सुरेश प्रभु। अब विभाग क्या आता है वो इसका एक तीसरा यूएसपी होगा, लेकिन ये 2 नाम ऐसे हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोदी ने योग्यता, क्षमता, विश्वसनीयता और जन लोकप्रियता भले उसमें नहीं हो, लेकिन उनके अनुभव का ध्यान रखा है और वो एक स्वच्छ और चरित्रवान छवि को लाने की सामने कर रहे हैं। एक तो ये है 10 जो नए लोग बने हैं उनके बारे में भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि 10 पहली बार सांसद हैं, उनके भी कोई इस प्रकार से चरित्र पर दाग और नहीं होगी। तो एक तो स्वच्छता, मुझे लगता है स्वच्छता के साथ साथ उसका एक ग्लैमर और प्रभाव, जैसे बाबुल सुप्रियो से लेकर राज्यवर्धन राठौर, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा, आपने खुद बताया है कि जाटों को महत्व देना। देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह को तो कहीं ना कहीं अगर वो प्रदेश में नहीं है तो पार्टी में लाए थे तो उनको देना ही था यहां, और हरियाणा से अगर जाटों के वोटों में विभाजन करना है तो केंद्र में किसी एक जाट को महत्व देना जरूरी था, अनुभव भी था, उस कारण से दिया है। लेकिन उनकी छवि को मैं बिल्कुल स्वच्छ मान लूं या भविष्य का सर्टिफिकेट दे दूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। एक अनुभव तो उसका आया है। जो पांचवी बात जो मैं ये कहने जा रहा हूं कि तुरंत संगठन का निर्माण हुआ, उस संगठन में से लोगों को अगर उनको लाने की व्यवस्था कायम हुई है, 5 पदाधिकारियों को, तो इसका अर्थ ये यही है
कि इस समय मोदी जो है कुछ ऐसे विश्वसनीय लोगों की कमी महसूस अभी भी कैबिनेट में कर रहे हैं जिससे वो दिल की बात बता के कुछ काम करवा सकें। तो इसीलिए अब पार्टी को फिर 5 पदाधिकारी होगा। जो इसकी छठी बात मेरी समझ में आ रही है कि देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमको लग रहा था कि राज्य का इस बने इनको इंडिपेंडेंट शायद चार्ज मिलेगा, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी इसके पहले वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके हैं। बंडारू दत्तात्रेय मंत्री तो इस रामकृपाल यादव पहले मंत्री रह चुके हैं। तो ये न देने का मतलब ये हुआ कि ये यहां उनके नजर में मोदी ने ये उनके नजर में बताया कि हमारी दृष्टि से इनकी योग्यता इतनी ही है, भले ये उच्च स्थान पर रहे हों। तो लेकिन एक सेकंड खत्म कर दूं। जो जयंत सिंह का जो चयन है जी, वो चयन माने उसमें प्लस और माइनस दोनों है। वो ये बता रहा है कि मोदी भूमंडलीकरण और बाहर से जो पूंजी निवेश की नीति है उसमें शायद अरुण जेटली के बाद एक ऐसा सहयोगी और साथी वो चाहते हैं जिनका विदेशों में और उसमें संपर्क भी हो, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वो अमेरिका में भी काम कर चुका है और लंदन में भी काम कर चुके हैं वो जी। तो वो एक जो मेरी समझ में आ रही है वो एक बात है। अब आपको जितनी बात कहनी है आप कह सकते हैं। कितने सहमत हैं अवधेश जी की बात? नहीं, मुझे लगता है मैं तो आपकी बात को ही जोड़ रहा था, जो आप बात बार बार कह रहे हैं कि अनुभव की जो बात है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि हाल ही में जिस प्रकार संगठन बना और उसमें अगर ये 5 लोगों को छोड़ दिया जाता तो कोई और 5 यहां पर आते। मुझे लगता है कि ये भी एक राजनीतिक चाल के रूप में अगर हम देखें, चाल, बिल्कुल मैं चाल शब्द यूज कर रहा हूं, ये राजनीतिक चाल के रूप में देखें। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर वो अपने आप को पूरी तरह से नया महसूस कर रहे हैं और जिस प्रकार की मैंने जैसे कहा कि पहले मंत्रिमंडल के अंदर उनकी कुछ मजबूरियां रही, अब इस ये नए मंत्री जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया है उसमें उन मंत्रियों के विभागों में किस प्रकार वो एमओएस अपने लगाते हैं और वो जो 5 पद खाली हुए हैं अब अमित शाह के माध्यम से किस प्रकार उन 5 पदों पर अपने लोगों को लाकर बिठाते हैं, ये आगे वाली बीजेपी की और देश की राजनीति को तय करेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी की राजनीति अब पूरी तरह से धीरे धीरे हम जैसे कह रहे हैं कि मोदी और मोदी के हिसाब से चलने के लिए तो आप ये कह रहे हैं धर्मानी साहब जी कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसमें जो चयनित लोग हैं जिन्होंने आज शपथ ली जो मंत्री के रूप में लिए हैं वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी के पसंद के उसमें संघ या कलेक्टिव लीडरशिप का कोई असर नहीं है। नहीं, बिल्कुल जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा, पूछ रहा हूं नहीं ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा पूरी तरह से नहीं है। मेरा कुछ और कहना है। अभी 12% कितना परसेंट मुझे लगता है मोदी जी का संपूर्ण असर है 100%, कलेक्टिव लीडरशिप का है या फिर संघ का कुछ असर है? देखिए मुझे ये लगता है कि इसमें संघ का तो अप्रूवल है ही, जैसे मनोहर पर्रिकर के जेपी नड्डा के और ये जो वीरेंद्र सिंह वाला कार्ड भी संघ के अप्रूवल से ही हुआ है। मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार हरियाणा के 21 मंत्रियों ने शपथ लिया है। मैं वही कह रहा हूं आपसे ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, एक जवाब दें अगर आप कि क्या नरेंद्र मोदी व्यक्ति के रूप में जो उनके ऊपर की वो अकेले ही निर्णय लेते हैं उसका आपको असर ऐसा नहीं है। नहीं है इसमें क्या ये कलेक्टिव लीडरशिप नहीं, देखिए है या संघ की अप्रूवल है? नहीं, संघ की अप्रूवल के साथ साथ जी कलेक्टिव लीडरशिप के होते हुए भी उन्होंने अपनी पसंद को कहीं ना कहीं इंजेक्ट करवाने में वो सफल रहे हैं, मेरा ये मानना है। जी देखिए अभय जी कितने सहमत है? दिलीप जी देखिए जो इसमें जो आज का मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें साफ तौर पर राजनीति भी दिखती है और रणनीति भी दिखती है सरकार के प्रति। देखिए दो राजनीति क्या है, रणनीति क्या है? एक तो राजनीति भविष्य की राजनीति। आपने देखा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, रामकृपाल यादव को राज्य मंत्री बनाया गया है। ये दो दूसरे दलों से आए थे, एक कांग्रेस से आए थे, एक राजद से आए थे। आप भविष्य में जो चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, दिल्ली में भी चुनाव होने, 2 राज्यों में चुनाव बिल्कुल घोषित हो चुका है। तो ये एक तरह से संदेश भी है मोदी सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से, यानी बीजेपी को मजबूत करना, सरकार को परफॉर्मेंस के आधार पर जो काम के आधार पर मजबूत करना वो तो है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से आपने दूसरे दलों से जो लोग आए उनको सम्मानित किया गया है, मंत्री पद एक तरह से इनाम के तौर पर दिया गया है। इंडिकेशन है ये। जम्मू कश्मीर से आप
अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मंत्री थे आजाद शत्रु सिंह, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। यानी अब एक तरह से रणनीति है, बेटे कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ सरकार को ही मजबूत करने की कोशिश नहीं है, ये एक रणनीति है बीजेपी को भी मजबूत करने की, कि आप भविष्य में जो भी दूसरी पार्टी के लोग हैं वो आएंगे, उनको इनाम मिलेगा। यानी पूरा प्रसार जो है, बाबुल सुप्रियो का आपने देखा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है, वीरभूमि का आपने देखा कि जिस तरीके से वहां मुख्तार अब्बास नकवी का जाना, अपने जमीन को, आधार को वहां मजबूत करना, तो ये एक तरह से देखा जाए तो मंत्रिमंडल में आप जरूर कहेंगे कि नए लोगों आप ये कह रहे हैं कि राजनीति है, पार्टी रणनीति है, पार्टी को मजबूत करने। बिल्कुल, क्या ये जो पक्ष है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं, क्या इसको हम स्वीकार कर ले? अब जब हम बाल की खाल निकालेंगे किसी का ना खींच करके, तो उसमें से कई चीजें निकल ही जाएगी। तो ये बाल की खाल वाली बात है। हाँ, ये बाल की खाल वाली बात है। अब झारखंड में चुनाव है, उसमें जयंत सिन्हा का कोई बहुत बड़ा प्रभाव झारखंड पर हो जाएगा, लेकिन गैर आदिवासी का होना तो यशवंत सिन्हा नहीं होगा। ऐसा गैर आदिवासी है वो, वहां आदिवासी और गैर आदिवासी दो मुद्दा है। ऐसे में जयंत सिन्हा को आगे करके आदिवासी गैर आदिवासी के मुद्दे को गरमाना, उससे बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा। ये सीधा इंडिकेशन है। नहीं, ये एक सीधा इंडिकेशन भी है। झारखंड में गैर आदिवासी चेहरे दूसरे हैं, 12 उसमें से जीत के आए हुए हैं। चेहरे हो सकते हैं जयंत सिन्हा का चयन केवल भूमंडलीकरण, विदेशी निवेश की नीति को ध्यान में रखते हुए और उनके हार्वर्ड की शिक्षा को ध्यान में रहते हुए किया गया है। उसका अगर झारखंड में खासकर हजारीबाग के क्षेत्र में कुछ लाभ मिल जाता है तो वो अलग बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे झारखंड बहुत बड़ा कारक है। पहला तो ये है। दूसरा जो ये बता रहे थे अभी अभय, तो वो बातें निकाली जा सकती है कि भाई इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर के चुनाव पर पड़ेगा, इसका प्रभाव आने वाले समय में नहीं। ये जो एक रणनीति बताया बहने कि आप दूसरे पार्टी के बड़े नेता जो इग्नोर्ड है, अगर बीजेपी में आते हैं तो वो किनारे नहीं बिठाए जाएंगे, उनको मंत्रिमंडल में उनको उससे मंत्रिमंडल में कैबिनेट में जगह मिले। चौधरी बीरेंद्र अभी आए और कैबिनेट में सीधा गए और उनको अभी सांसद भी बनना है। नहीं, चौधरी बीरेंद्र सिंह जब आए थे बहुत साफ हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी, जैन टीवी पर भी आपके साथ चर्चा हुई थी कि बगैर किसी जो है वचनबद्धता के वो आए नहीं होंगे। अगर प्रदेश की वचनबद्धता नहीं होगी तो केंद्र की वचनबद्धता होगी। इससे पहले तो जाहिर है मोल भाव से आए थे, उसके आधार पर मिलाया गया था। अब आने वाले जो लोग हैं वो कितना मोल भाव कर पाते हैं, इस पर चीजें निर्भर करेगी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मोल भाव किया, उनकी प्राप्ति हुई है। तो इससे फायदा होगा, इस रणनीति से क्या फायदा? नहीं, मुझे फायदा नहीं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है, जेडीयू में बिहार में है, आप जानते हैं यहां से अगर बड़े पैमाने पे लोग कल बीजेपी में बिहार में शामिल होते हैं तो क्या उसका असर, उसका फायदा नुकसान बीजेपी के पक्ष में नहीं जा सकता? तात्कालिक चुनावी दृष्टि से आप मान सकते हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आपने स्थान दिया है, एक संदेश तो जाता है। प्रदेशों में आप दे रहे हैं, प्रदेशों में आप दे रहे हैं, वो आएंगे, लेकिन उनके आने के कारण जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के मनोविज्ञान पर जो असर पड़ता है, उससे जो एक रुष्टता आती है, जो कि हमने खासकर सीमांचल के क्षेत्र में बिहार के चुनाव में हमने देखा है, कई क्षेत्रों में देखा है, उसको भी सामने वहां से मैं कह रहा हूं सीमांचल से भी अगर लोग अब वहां पे अब ऐसी स्थिति उनको दिख रहा है साफ साफ कि आप पार्टी छोड़ के गए हैं, आपको वहां पे केंद्र में मंत्री बनाया गया है, आप पार्टी छोड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों के लिए एक विचारधारा का बहुत ही ऊहापोह की स्थिति रहती है। विचारधारा तो किसी भी नरेंद्र मोदी कोई भी सदस्य अगर आरएसएस के कारण अभी भी निर्णय हो रहा है तो वो कुछ। चलिए, मैं आखिरी दोनों लोगों से मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आरएसएस का असर इस पर दिख रहा है? दोनों धर्मानी जी देख रहे हैं? धर्मानी साहब जी, आरएसएस का असर आपको दिखाई दे रहा है जो मंत्रिमंडल? देखिए, मुझे लगता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप जानते हैं, आप तो पूरी डिटेल जानते हैं कि मनोहर पर्रिकर कैसे आए और किसके कहने पर आए हैं। मोदी जी के प्रयास के बावजूद जब तक संघ प्रमुख ने उनको नहीं समझाया तब तक उन्होंने गोवा की कुर्सी नहीं छोड़ी। और मुझे लगता है कि आरएसएस चीफ की जो एक इंटरवेंशन है उसको आपको हल्के से नहीं लेना चाहिए। जेपी नड्डा किसकी पसंद है? जेपी नड्डा संघ के बहुत करीब हैं,
संघ नेतृत्व उनको लाइक करता है, इसीलिए उनका नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चला था। मुझे ये लगता है कि अगर आप इस पूरे मंत्रिमंडल को देखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं है। अब ये डॉक्टर महेश शर्मा ये संघ के बहुत नजदीक हैं, ऐसे मैं कई नाम आपको गिनवा सकता हूं। ये अपना बंगारू दत्तात्रेय जो हैं ये संघ के बहुत नजदीक हैं। मुझे ये लगता है कि इसमें पूरी तरह से संघ नेतृत्व का प्रभाव है। उनको पूरी की पूरी लिस्ट जो है दिखाई गई है, उसमें अप्रूवल ली गई है। और ये मेरे को जो बात बार बार राजनीतिक जो गणित है उसको संघ नेतृत्व को समझाकर ही इस चीज की अप्रूवल ली गई है। मेरा यह कहना है कि मोदी ने अपनी स्ट्रेटजी संघ नेतृत्व को समझाकर अपने हिसाब से ज्यादा लोगों को इंडक्ट करवाने में सफलता पाई। एक बात की चिंता है जी, पता नहीं आप लोग कितने उससे सहमत होंगे। हालांकि दो अच्छे परफॉर्मर, दो बहुत ही अच्छे परफॉर्मर इस विस्तार में शामिल हुए हैं, सुरेश प्रभु और मनोहर पर्रिकर। लेकिन इसके अलावा जो 19 मंत्री हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम कर सकते हैं, क्षमता हो सकती है। हालांकि देखना पड़ेगा, अभी उस पर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उन 21 में से 2 अगर ये रेशियो है परफॉर्मर्स नहीं, तो हम कह रहे हैं नहीं, मेरी जो चिंता है कि क्या जितना कमिटमेंट, जिस तरह के वादे, जिस तरह के इरादे नरेंद्र मोदी के हैं, उसको पूरा करने के लिए क्या ये टीम, जो टीम नरेंद्र मोदी नई जो विस्तार करके बनाया गया है, ये जो टीम है, हालांकि उसमें नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी अपने आप में बहुत अच्छे परफॉर्मर माने जाते हैं, इज आल्सो स्टार परफॉर्मर। मनोहर पर्रिकर है, सुरेश प्रभु है, जो आप बात लेकिन आप ये देखिए, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप दोनों लोग या तीनों लोग कितने सहमत होंगे कि ये जो टीम मोदी है, क्या वो मोदी के मिशन को, मोदी के विजन को, मोदी के कमिटमेंट को, मोदी का जो जितने उन्होंने वादे चुनाव से पहले किए, उन तमाम चीजों को पूरा करने में सक्षम है? क्या वो पूरा कर पाएंगे? ये एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल। देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने बात कही ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन क्यों वर्तमान क्यों नहीं बताएगा? आप इतने दिनों के सांसदों ने कितने प्रश्न उठाए, क्या क्या काम किए, कुछ इसके आधार पर ये जो अभी बात अवधेश भाई ने कही कि इसमें से 10 तो ऐसे हैं जो पहली बार सांसद बने हैं, तो उनका आकलन करना, तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई जल्दबाजी हो जाएगी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। मुझे नहीं लगता कि वो ये एप्रोप्रिएट समय है। मतलब साफ और ताजगी, साफ चेहरा और ताजगी जरा मिक्स की है। अब उसको देखते हैं कि क्या होता है अगले 6-7 महीने में। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा दिलीप जी, मैं अपने उस बात पर कायम हूं जो आपने प्रश्न किया है जी, उस प्रश्न में ही आपका उत्तर निहित है और मैं इससे सहमत हूं कि मोदी के पास जो उनके नजर है, जो उनके सामने लोग हैं, उनमें उनके अनुरूप कि कोई लीक से हटके, परंपरा से हटके, थोड़ा बहुत विधि बाएं दाएं करके कोई नए तरीके से, मतलब बिल्कुल काम करने वाले लोगों को जैसी वो तलाश कर रहे हैं, उसकी कमी। 3 मंत्री हैं अवधेश जी, उसकी कमी है। 3 मंत्री को देखता हूं मैं, नितिन गडकरी को, मनोहर पर्रिकर को, सुरेश प्रभु को। ये 3 वो मंत्री हैं जो इनोवेशन को समझते हैं, नए आइडियाज को आगे बढ़ाते हैं और नए तरह से काम करके प्रभावी ढंग से काम करते हैं। इसके बारे में तमाम जो लोग उनको जानते हैं नजदीक से, वो भी, और जिन लोगों ने अनुभव किया है उनके प्रशासन में, उनके काम को, वो भी, चाहे नितिन गडकरी को महाराष्ट्र कम संसाधन में ज्यादा काम करने की जो उनकी क्षमता है। लेकिन आप देखिए, आज भी जो बजट है, आज जो बजट सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय का इमीडिएट जो है बजट है, संसद का सत्र है, अभी कई सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठेंगे। और जो कांग्रेस ने एक निगरानी समिति बनाई है, हालांकि कांग्रेस की खुद खास्ता हाल, कांग्रेस की स्थिति वो नहीं है, पहले निगरानी उनको आत्मलोकन करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी के अंदर मसला है कि उन्होंने बीजेपी पे निगरानी रखने के लिए काम अपना एक समिति बना दिया है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टीम नरेंद्र मोदी है इस वक्त जो बन के तैयार हुआ है अवधेश जी, वो कितना प्रभावी है। एक बड़ा सवाल इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। आज 21 नए मंत्री शामिल हुए हैं मोदी मंत्रिमंडल में, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल हुए हैं। गोवा से मनोहर पर्रिकर, महाराष्ट्र से सुरेश प्रभु, हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा और साथ ही साथ हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर तेलंगाना से बंडारू दत्तात्रेय, बिहार से राजीव प्रताप रूडी, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर महेश शर्मा ने आज शपथ ली है और साथ ही साथ 14 राज्य मंत्रियों के तौर पर शपथ ली है मंत्रियों ने, जिनमें मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश से, राम कृपाल यादव बिहार से,
हरिभाई पार्थिभाई चौधरी गुजरात से, सावरलाल जाट राजस्थान, मोहन भाई कुंदेरिया गुजरात, गिरिराज सिंह बिहार से, हंसराज गंगाराम अहीर महाराष्ट्र से, जाना पहचाना चेहरा। इधर प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश, वाईएस चौधरी टीडीपी आंध्र प्रदेश से आज मंत्री पद की शपथ ली है। इधर जयंत सिन्हा झारखंड से, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान से, बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से साध्वी निरंजन ज्योति और पंजाब से विजय सांपला, इन 21 मंत्रियों ने आज मोदी मंत्रिमंडल में शपथ ली है, शामिल हुए हैं। और इसको खत्म उससे अवधेश जी सुरेश प्रभु को इन्होंने लिया है और शिवसेना की तरफ से शामिल नहीं हुए हैं लोग, इससे क्या संदेश जाता है? ये तो हमने साफ कर दिया है कि ये एक संकेत है कि लंबे समय बाद गठबंधन के दबाव में नहीं झुकना है। शिवसेना और बीजेपी के संबंध इससे संबंध नहीं, इसके संबंध पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन शिवसेना के पास चारा क्या है? मेरा कहना है कि शिवसेना के पास विकल्प क्या है? एक उनका नाम जो आ रहा था उसको ये बनाने के लिए तैयार थे, सुरेश प्रभु के विरुद्ध में वो पीछे हटते हैं, अपने मंत्रियों को यहां से हटाते हैं। मान लीजिए प्रदेश में भी अगर वो मंत्री नहीं बनाते हैं तो ये शिवसेना के लिए संकट होगा। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ये तो चाहते हैं कि चलो शिवसेना अगर आसानी से मान जाए तो हम साथ रहें, लेकिन हम उस सीमा तक जाने के लिए तैयार नहीं है जो बाला साहब ठाकरे की तरह लोग दरबार लगाने जाते थे। उनको उनकी शर्तें हैं तो हमारी भी शर्तें। राज्य है फटाफट धर्मानी जी और अवधेश जी। एक है पश्चिम बंगाल, बाबुल सुप्रियो को बनाया गया है, कितना प्रभावी होंगे ये? एकमात्र सांसद वहां से है और उसका एक ग्लैमर और नाम है ये। इस समय भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में और राजस्थान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को स्थानापन्न कर रही है, तो मंत्री बना के एक संदेश गया है। राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर, कर्नल सोनेराम और सावरलाल जाट, तीन को बनाया गया। इसका क्या? राज्यवर्धन सिंह राठौर और खास करके वसुंधरा और नरेंद्र मोदी के इक्वेशन के बारे में जो चर्चाएं रही उसमें अगर हम नहीं, इसमें तो उनका नाम आ ही गया वसुंधरा की सहमति से ही। कम से कम एक नाम तो इसमें वसुंधरा की सहमति वाला है ही है, दूसरे का मैं नहीं कह सकता हूं। राज्यवर्धन सिंह राठौर को एक राष्ट्रीय चेहरा के रूप में नरेंद्र मोदी विकसित करना चाहते हैं। धर्मानी जी, सिर्फ नए मंत्रियों को नया मंत्रालय मिलेगा, कुछ मंत्रियों के भार को हल्का किया जाएगा, या वाकई कुछ इसमें ऐसे परिवर्तन इस मंत्र विस्तार के बाद हो सकते हैं जिसपे लोग कहेंगे अरे ये तो मोदी मार्क है, सरप्राइज देते हैं वो? ऐसा हो सकता है अवधेश जी? सरप्राइज, सरप्राइज बड़े सरप्राइज की अगर संभावना हो सकती है, एक ही हो सकती है, अगर गृह मंत्रालय मनोहर पर्रिकर के पास चला जाए या वित्त मंत्रालय उनके हाथ से चला जाए, रक्षा मंत्रालय उनके पास रह जाए, और तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज की गुंजाइश नहीं लग रही है, जिसकी संभावना कम ही दिख रही है। इसके अलावा नहीं, बिल्कुल सामान्य रहेगा। और मोदी की ये जो बहुत सरप्राइज नहीं होने वाला, नहीं बहुत सरप्राइज नहीं हुआ। नए लोगों को इसलिए उन्होंने प्रेफर किया है कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी नए लोगों को ज्यादा दौड़ा कर जयप्रकाश नड्डा आए हैं, जयप्रकाश नड्डा कैबिनेट मंत्री के रूप में आए हैं, क्या मिलेगा उनको? देखिए ये तो अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री के रूप में आए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है ग्रामीण विकास या कृषि में से किसी एक मंत्रालय के मंत्री हो सकते हैं। जेपी नड्डा क्या मिल सकता है? जेपी नड्डा जो है वो मेरे को लगता है अगर आईएनबी या कोई और मंत्रालय उनको मिले तो, टेलीकॉम भी जैसे आप कह रहे हैं, तो मुझे मैं इस बारे में क्या लगता है, क्या अब ये मेरे लिए जरा कठिन है क्योंकि चलिए, लेकिन सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आप उसको दरकिनार। सरप्राइज क्या होगा अगर मान लीजिए राजनाथ सिंह को प्रकाश जावड़ेकर से अगर सूचना प्रसारण मंत्रालय लेकर के अगर इनको आप देते हैं जेपी नड्डा को, तो ये मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा। आप जो है बिजली मंत्री अगर पीयूष गोयल से लेकर कोल मंत्रालय लेके, खनन मंत्रालय लेके कहीं देते, वो दे देते हैं, तो वो भी मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। वो तो जाना ही है किसी न किसी के पास जी। तो सरप्राइज का एलिमेंट यहाँ 2 ही 3 है। वो सरप्राइज अगर वो देते हैं, लेकिन इसमें एक और बात भी होगी कि वो बाकी विभाग, बाकी छोटे छोटे मंत्रियों को भी क्या देते हैं। पश्चिम बंगाल से उन्होंने बनाया है, तो पश्चिम बंगाल को ध्यान में रख के बाबुल सुप्रियो को मंत्रालय क्या देते हैं? क्या उनको रेल मंत्रालय में लाएंगे, क्योंकि रेल का पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो वो क्या उनको खनन मंत्रालय में लाते हैं, खनन का भी वहां प्रभाव है, वो देखना। उनको गृह मंत्रालय में लाते हैं ताकि माओवादियों और आतंकवाद का जो नया दौर
वहां पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है उस पर प्रभाव डालते हैं, तो ये चीजें भी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, एक बड़ा फेरबदल हो पाता है या नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है और कब तक ये साफ होता है, और नहीं मैं नहीं कहूंगा कि सरप्राइज के लिए तैयार रहना है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है, 21 मंत्रियों ने आज मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि ये मंत्रिमंडल विस्तार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अभी के लिए इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।